अब वीडियो क्लियर है? बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, सब सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आप लोग यूट्यूब पे भी उम्मीद है कि देख लिए होंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज का जो पॉइंट है वह हम लोग रूबरू होंगे अकाउंटिंग से। जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा है कि बेसिक से स्टार्ट किया जाए, तो कोशिश करेंगे कि लो लेवल से स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे लेखांकन से क्या होंगे, रूबरू हम लोग होंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे कि लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सभ्यता। यानी लेखांकन जो हमारा चलता आ रहा है वह सदियों से चलता आ रहा है। समय के हिसाब से इसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होते चला गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है लेखांकन का बीज 400 बीसी पूर्व बेबीलोनिया में एवं इजिप्ट में बोया गया था। यानी लेखांकन का जो स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है, बेबीलोनिया एवं इजिप्ट से माना जाता है। इसका साक्ष्य के रूप में ये पाया गया था कि बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में मजदूरों को मजदूरों को मजदूरी मजदूरी बकर का भुगतान का लेखा मिट्टी मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। ये साक्ष्य के रूप में उपलब्ध था कि मजदूरों को जो मजदूरी या कर जो दिया जाता था उसका भुगतान मिट्टी, जैसे एक मिट्टी का फर्क होता था उस पे लिखा जाता था मजदूरी एवं कर का जो भुगतान होता था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो भी अपने खर्चे या इनकम किए हैं उसका एक स्पेशल रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी लिख के रखा जाता है, उसे ही हम लोग लेखांकन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। समय के हिसाब से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी और इसमें अकाउंटिंग में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन आते चला गया। इससे पहले अभी जो एट प्रेजेंट टाइम आपको कंप्यूटर का युग है, तो लेखांकन कंप्यूटर पे किया जाता है। इससे पहले क्या था कि बही खाते में किया जाता था। तो जैसे जैसे समय की डिमांड बढ़ती जाएगी आपके इसमें चेंजेस देखने को मिलते जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे तो आगे हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह आपको देखना है कि बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है ये भी नोट करेंगे आप लोग कि वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि आपकी सभ्यता कितनी पुरानी है, तो आपकी अकाउंटिंग का इतिहास कितना पुराना, तो जितना हमारा सभ्यता पुराना है। सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें से अराइव हो सकता है कि बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। तो नोट करेंगे कि वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपनी भारत के बारे में आएंगे। अभी तक तो हम लोग विदेश की जो अकाउंटिंग पद्धति थी जो स्टार्ट हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 ईसा पूर्व कौटिल्य के समय से माना जाता है। कौटिल्य वही जो विष्णुगुप्त इनका नाम था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा था जिसमें लेखांकन का
जिसमें लेखांकन का लेखांकन का अभिलेख को कैसे किया जाता है या कैसे रखा जाता है उसका वर्णन है। क्या है? वर्णन है। तो भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से शुरू माना जा सकता है? वह है 2300 ईसा पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से भारत में अकाउंटिंग प्रथा की स्टार्ट को माना जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र पुस्तक था, जिसमें वर्णन किया गया था कि लेखांकन का अभिलेख कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए? तो बेसिक चीजें अभी हम लोग चल रहे थे, बेसिक से चल रहे थे। जैसा कि आप सभी का कॉल्स आया कि सर बहुत दिन से अकाउंटिंग का जो है वो छूटा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक को कवर करें आपका, और आसानी से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चीजें हैं कि वो आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ तक तो बताएंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक नोट कर लिए हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोशिश है कि कोशिश रहेगी कि सारी चीजों को हम कवर करते जाएं, जैसे एक भी चीज आपको छूट ना पाए। बेसिक से बेसिक चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल गई है, ध्यान में रखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि नोट कर लिए आप सभी। कमेंट कीजिएगा नोट हो गया होगा तो। गौरव जी बताइएगा नोट हो गया। सौरभ जी कमेंट करेंगे। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज आपको सामने है, देखेंगे लेखांकन का पिता लुकास पेसियोली को कहा जाता है। तो ये भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? लुकास पेसियोली को कहा जाता है। पेन का कलर्स जो है वो आपको स्पष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस समय, बताएंगे कोई परेशानी हो तो। लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? लुकास पेसियोली को कहा जाता है, ये आप लोग नोट करेंगे। लुकास पेसियोली जो है वह फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी थे। इनका जो जन्म था वह 1446 और इनका मृत्यु 1507 में हुई थी। ये कॉमन चीजें हैं, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक निगाह में हम लोग याद रखेंगे 1446 में इनका जन्म और 1517 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अकाउंटिंग का फादर, फादर ऑफ, इंग्लिश में देखेंगे फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पेसियोली ली को कहा जाता है। यानी लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है? लुकास पेसियोली को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम था, लुकास पेसियोली ने एक पुस्तक लिखे थे, सुमा सुमा डे अर्थमेट्रिका जियोमेट्रिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी, इनकी जो पुस्तक थी वो लिखा गया था। इसमें जो इन्होंने दिया था डुअल एंट्री सिस्टम को दिया था। क्या था? डुअल डुअल एंट्री सिस्टम, डुअल एंट्री सिस्टम यानी द्वि अंकीय प्रणाली को दिया था। क्या दिया था? द्वि अंकन प्रणाली के बारे में सबसे पहले चर्चा यहीं से मिलती है। से पहला जो चर्चा या लेख है, अभिलेख है, वो यहीं से मिलता है। क्या है? मिलता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सुमा डे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोफेशनलिटी
इनकी जो पुस्तक थी लुकास पेसियोली की, इसमें डुअल एंट्री सिस्टम के बारे में चर्चा किया था। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन आपको ये राइज हो गया कि डुअल एंट्री सिस्टम के जनक कौन है? लुकास पेसियोली। इन्होंने कभी नहीं दावा किया था कि ये फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है और इनकी दिया हुआ है डुअल एंट्री सिस्टम, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है आजकल के लेखांकन का सबसे प्रचलित शब्द जो है डेबिट एंड क्रेडिट। आपने देखा होगा डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लुकास पेसियोली ने ही आपको डेबिट एंड क्रेडिट को दिया था। क्या डेबिट एंड क्रेडिट को किसने दिया था? लुकास पेसियोली ने दिया था। आगे देखेंगे, डेबिट शब्द का इटली के शब्द से डेबिटो से निकाला गया, यानी डेबिट शब्द के बारे में पूछा जाएगा कि डेबिट शब्द इटली के किस शब्द से लिया गया है, तो ये याद रखेंगे कि डेबिटो से लिया गया है। वहीं आपको पूछेगा कि डेबिट का लैटिन शब्द से लिया गया है, तो वह डेबिटा से लिया गया है। इन दोनों का जो अर्थ है वो देखेंगे स्वामियों का ऋण। क्या हो जाएगा? स्वामी का ऋण, स्वामी का ऋण। ध्यान रखेंगे कि डेबिट शब्द जो है इटली के डेबिटो से लिया गया है और आपको डेबिट शब्द लैटिन के डेबिटा से लिया गया है। यहाँ पे इसके बाद आगे देखेंगे कि क्रेडिट शब्द की बात है। क्या है क्रेडिट शब्द? क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो से लिया गया है, इटली शब्द के क्रेडिटो से लिया गया है। वहीं आपको क्रेडिट शब्द लैटिन शब्द के क्रेडा से लिया गया है। तो डेबिट को यहाँ पहले देख लेते हैं क्रेडिट को पूरा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। क्रेडिट शब्द जो है वह इटली के क्रेडिटो से लिया गया था और लैटिन शब्द के क्रेडा से लिया गया था। इसका जो अर्थ होता है क्रेडिटो या क्रेडा का जो अर्थ होता है वह है आपका स्वामी का देनदारी। यहाँ पे क्या था? डेबिट का मतलब स्वामी का ऋण, माने स्वामी ने किसी को लोन दिया था तो वो उसे लेना रहता है, यानी ये मालिक था। यहाँ पे क्या है? स्वामी की देनदारी, यानी स्वामी किसी से लोन लिए हैं, जो बिजनेस का ऑनर है वो लोन लिए हैं, तो वो स्वामी का ऋण हो जाएगा, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जो याद करने वाली चीज है वो देखेंगे कि इटली में जो है वो ओ लगता है, डेबिट को लिखते हैं डेबिट, डेबिट लिखते हैं, डेबिट में ओ लगा देंगे तो इटली शब्द से आ जाएगा, और डेबिट में प्लस ए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा लैटिन शब्द से। तो याद करने के लिए आसान है, लैटिन में ए जोड़ना है और इटली में ओ जोड़ना है। उसी तरह से क्रेडिटो में देखेंगे, क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिट ऐसे लिखते हैं, इसमें ओ जोड़ देंगे तो आपका इटली शब्द से ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट में इसमें क्रेडा है जो आपको याद रखना है, क्रेडा होगा जो वो एक लैटिन शब्द से है। तो सिंपल देखेंगे कि इटली शब्द से है तो ओ जोड़ना है, इटली में इसमें भी ओ जोड़ना, बाकी जो शेष बच जाएगा वो लैटिन शब्द से आ जाएंगे। इसमें लैटिन शब्द में ए जोड़ना था। चलिए आसान हो गया होगा याद करने में कि इटली के साथ क्या जोड़ना, ओ जोड़ना है डेबिट में, तो आपको इटली सबसे जनरेट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट को हम लोग ओ जोड़ेंगे तो क्रेडिटो हो जाएगा जो आपको इटली सबसे जनरेट हुआ। इसका जो अर्थ है वह स्वामियों को देनदारी, क्रेडिट का मतलब ही होता है लायबिलिटी, यानी स्वामी की देनदारी होगा। डेबिट का मतलब आपको होता है बिजनेस के पर्पज से देखेंगे तो वहां पे आपका स्वामियों का ऋण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? अभी तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं, स्टार्ट क्लास था आज तो हो सकता है समय का ध्यान नहीं रहा होगा, तो कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा कि कोई परेशानी नहीं है आप सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया है, स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, नोट कर लेंगे तो बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे।
सौरभ जी एवं गौरव जी बताएंगे कि आप लोग नोट कर लिए हैं। नोट करने के लिए भी कॉल आया था कि सर नोट कर पाएंगे या नहीं, तो आसानी से कर पाएंगे। सारी चीज हम लोग कवर कर लेंगे। अकाउंटिंग की जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग बेसिक से लेके फुल तक आप लोग कवर कर लेंगे। चलिए, नोट कर लिए हैं आप सभी, तो आगे अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक देख लिए डेबिट क्रेडिट शब्द को किस तरह से याद करना है। इटली में ओ लगेगा और बाकी जो बचेगा वो लैटिन शब्द से आपका रहेगा। जिन वाली दो ही से पूछा जाएगा कि डेबिट का इटली शब्द का क्या अर्थ था, किस शब्द से लिया गया था, ये ध्यान में आपको रखना है। अब हम लोग आते हैं डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एंट्री सिस्टम के बारे में देख लिया अभी तक। लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक में दिया था डुअल एंट्री सिस्टम को। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डुअल एंट्री जो अकाउंटिंग का मेन जो थ्योरी होगा, डुअल एंट्री सिस्टम है। अकाउंटिंग जो आपको चलता है या आगे की ओर अग्रसर होते हुए डुअल एंट्री सिस्टम पे होता है। लुकास पेसियोली ने आपको डुअल एंट्री सिस्टम को समझाते हुए कहा है कि सभी प्रविष्टि यानी सभी एंट्री यानी लेनदार को 2 बार अंकित करना है। यहाँ पे देखिएगा अलग है, ये 2 बार अंकित करना। क्या है? सभी प्रविष्टि को 2 बार अंकित करना है, ये ध्यान रखेंगे। ये अलग है, आपको टाइपिंग मिस्टेक है। सभी एंट्री को कितनी बार अंकित करना है? 2 बार अंकित करना है, यानी 2 जगह लिखनी है। दो जगह आपको लिखनी है। चलिए डुअल एंट्री सिस्टम के बारे में देखते हैं। 2 जगह लिखने के बारे में है वो देखते हैं कि डुअल एंट्री से डुअल मतलब ही होता है दो। इसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं डुअल द्वि अंकन प्रणाली। डुअल एंट्री सिस्टम को हिंदी में कहते हैं द्वि अंकन प्रणाली। यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे। द्वि अंकन प्रणाली है। लुकास पेसियोली ने डुअल एंट्री सिस्टम को समझाते हुए अपनी पुस्तक में लिखा था कि सभी प्रविष्टि यानी एंट्री को 2 बार अंकित करना है। जैसे यदि आप एक लेनदार बनते हैं, लेनदार बनते हैं तो आपको एक देनदार बनाना होगा, बनाना होगा। इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पे यदि आप डेटर बनते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक क्रेडिटर बनाना होगा। क्या होगा? क्रेडिटर बनाना होगा। डुअल एंट्री सिस्टम का यही रूल है कि यदि आप एक डेटर बनते हैं तो सेकंड जो एंट्री होगा वह क्रेडिटर के रूप में होगा। यानी आपको पैसा लेना है, क्या है? पैसा आपको बिजनेस को आएगा तो कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। जैसे एक ये आपकी कंपनी है और इस कंपनी से आप अनदर कंपनी ए लिमिटेड, ये कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है और ये बी लिमिटेड आपकी कंपनी है। यदि इससे क्रय परचेज हो रही है, इन्होंने क्रय किया है, तो ये क्या करेंगे? सेल करेंगे। उसी तरह से ये आपको पे करेंगे, ये कंपनी ए लिमिटेड पे करेंगे, तो बी लिमिटेड कंपनी क्या है? आपको रिसीव करेंगे, यानी पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे कि एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। डुअल एंट्री सिस्टम के बारे में समझ गए। डुअल एंट्री सिस्टम क्या कहती है कि आप प्रत्येक जो एंट्री है उसको 2 जगह एंट्री करेंगे। जो अकाउंटिंग बुक्स है उसमें 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देखते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एक जगह की एंट्री हो गई। ए लिमिटेड कंपनी में एंट्री। अब अगर बी लिमिटेड कंपनी क्या करेगा? बी लिमिटेड जो कंपनी है, जैसे ये खरीदा है और ये बेचा है, तो ये लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 2 जगह ये आपका एंट्री करना है। ये आपको बताता है, डुअल इफेक्ट आपको पड़ेगा एंट्री पे।
चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक डुअल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया। डुअल एंट्री सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि एक डेटा है तो एक क्रेडिटर आपको जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक डुअल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत से। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे, और कुछ नोट करना होगा तो नोट करेंगे। ऐसे मेन जो पॉइंट है वो यहाँ तक आपको नोट करना था, ये आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिए हैं कि डुअल एंट्री सिस्टम का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। लुकास पेसियोली ने डुअल एंट्री सिस्टम को समझाते हुए कहा था कि सभी प्रविष्टि प्रविष्टि यानी एंट्री को 2 बार अंकित करना है। डुअल एंट्री सिस्टम किसने दिया? वो लुकास पेसियोली ने दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ तक नोट हो गया होगा, ज्यादा टॉपिक नहीं था इस पेज पे, तो आगे अब हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि लेखांकन के कुछ बेसिक जो शब्द है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपको संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स को संपत्ति या परिसंपत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंपत्ति भी कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में, ये भी ध्यान रखेंगे। एसेट्स सेकंड आपको देयता यानी लाइबिलिटी, थर्ड पॉइंट आपको कैपिटल विक्रय, फोर्थ पॉइंट है, और 5 पॉइंट आपको ड्राइंग। ये जो अकाउंटिंग के क्या है बेसिक शब्द है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, बस थोड़ी से देख लेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है। चलिए आगे चलेंगे। फिर स्टॉक पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट पे स्टॉक है, 7 नंबर पॉइंट पे आपको डेटर, और 8 नंबर पॉइंट पे आपको क्रेडिट है। चलिए नोट करना है तो ऊपर से आप लोग नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एसेट्स यानी संपत्ति, सेकंड पॉइंट आपको है देयता यानी लायबिलिटी, थर्ड पॉइंट आपको पूंजी, फोर्थ पॉइंट आपको सेल है। बेसिक उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, लेकिन जो आपके कॉल्स आए थे कल उसके हिसाब से सारी चीजों का हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख लेंगे। जो एकदम कॉमन चीजें हैं उसे हल्की निगाह से देख के आगे बढ़ते हम लोग चलेंगे। बाकी जो आपको एग्जाम में आने वाली चीजें उसके बाद उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लीजिएगा, शायद स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट का, अच्छा स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो बेसिक है तो लिख लेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे, अभी स्टार्टिंग क्लास है तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। ये 8 पॉइंट है, और इसके बाद भी आगे जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वह एसेट्स के बारे में था, वो हम लोग एसेट्स को अब देखेंगे। क्या है? एसेट्स को देखेंगे। चलिए एसेट्स आर इकोनॉमिक सोर्सेज, क्या है? आर्थिक स्रोत है। संपत्ति क्या है? आर्थिक सोर्स है ऑफ इंटरप्राइजेज कैन बी यूजफुल स्पेस इन मॉनेटरी टाइम। एसेट्स क्या है? जिसको हम लोग मनी के रूप में मोनेटरी टर्म में यूज कर सकते हैं। एसेट्स का मतलब जो संपत्ति होता है जिसको पॉजिटिव वैल्यू होता है, जैसे आपके बिल्डिंग हो गए, बिल्डिंग हो गए। ये इस तरह से इंग्लिश चलेगा या टोटली हम लोग हिंदी में रखे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे कि बेसिक कुछ इंग्लिश इंक्लूड रहे तो चलेगा, या फुल्ली जो जिस तरह से आगे वाली पेज पे हम लोग हिंदी में कर रहे थे वही आप सभी के लिए उपयुक्त होगा। तो हिंदी में ही, चलिए तो हिंदी में ही कर लेंगे। और ऐसे भी हमने स्टार्टिंग में भी आप सभी को बोल दिया था कि हिंदी में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो हिंदी में ही चाहते हैं, बहुत सारे कॉल भी आए थे। चलिए तो अभी तो पीडीएफ इंग्लिश में है तो देख लेते हैं एसेट्स को क्या कहते हैं। संपत्ति, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइजेज, आर्थिक स्रोत है। संपत्ति जो है किसी भी व्यवसाय का आर्थिक स्रोत है। इट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन मोनेटरी टर्म, जिसे हम लोग उपयोग करते हैं, मौद्रिक रूपों में इसे उपयोग करते हैं।
फर्स्ट जो है एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है। संपत्ति को कितनी भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है वह नॉन करेंट एसेट्स और सेकंड आपको करेंट एसेट, चालू दायित्व, चालू दायित्व, और सेकंड आपको फिक्स नॉन करेंट एसेट माने क्या? स्थिर स्थिर दायित्व का, सॉरी दायित्व नहीं, चालू संपत्ति होगा यहाँ पे, चालू संपत्ति है। करेंट एसेट में चालू संपत्ति क्या है? चालू संपत्ति। नॉन करेंट एसेट स्थिर संपत्ति या अचल संपत्ति, संपत्ति या इसे कहेंगे अचल संपत्ति, या चालू संपत्ति को हम लोग चल संपत्ति भी कह सकते हैं, चल संपत्ति। चलिए यहाँ तक हो गया, तो आगे देख लेते हैं। एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा है, एक नॉन करेंट और सेकंड आपको करेंट एसेट। इसके बाद देखेंगे कि नॉन करेंट के अंतर्गत कौन कौन सी एसेट्स आते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। एक तो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। सेकंड आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और नेक्स्ट है आपको लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और उसके बाद नेक्स्ट है आपको अदर करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आती है। फिक्स फिक्स एसेट्स के अंतर्गत जो है वह आपको आएंगे टंजिबल एसेट, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इंटंजिबल यानी मूर्त संपत्ति, इंटंजिबल अमूर्त संपत्ति जिसे आप लोग देख नहीं सकते। टंजिबल एसेट के अंतर्गत बिल्डिंग, प्लांट, प्लांट के PLANT प्लांट, बिल्डिंग, चलिए डिटेल में लिख लेते हैं, प्लांट, फर्नीचर जिसे हम लोग देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं, वो टंजिबल एसेट। इनटंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल, गुडविल, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सभी इनटंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। वर्क कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी आपकी जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, तो वो आपको कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में है। इंटंजिबल गुडविल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई भी ऐसी पूंजी आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया जिससे आपको इंटंजिबल जैसे गुडविल जैसे चीजें या ट्रेडमार्क चीजें आने वाली है या होने वाली है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद आगे सेकंड पॉइंट जो था एसेट्स का, वह फिक्स एसेट्स हम लोग देख लिया कि फिक्स एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके बाद आगे जो है चर्चा करेंगे, पहले ये नोट कर लेंगे। इतना तक नोट कर लिए होंगे, पेज को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आपको विजुअल होंगे, पूरी पेज हम लोग कवर कर लेते हैं। हाँ अब आपको विजुअल होंगे, पूरा स्क्रीन है। एसेट्स के दो पार्ट हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आपको फिक्स एसेट, नॉन इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक आपको नोट करना 1 2, और बाकी जो चीजें को नोट करना वो ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत ये आते हैं। याद करने की जो चीजें वो है, और ये जो प्रैक्टिस के साथ आप लोग आ जाएंगे। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वह आप समझ जाएंगे चीजों को। यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे, वह एक साल से जो मंथ है वह 1 ईयर से अधिक का हो, 12 मंथ से अधिक का हो, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएंगे। डेफर्ड एसेट टैक्स, जो आपने प्रीपेड एडवांस टैक्स पे कर दिए हैं उसे डेफर्ड टैक्स के अंतर्गत आता है। यानी 100 रुपये आपको पे करना था टैक्स, लेकिन इस साल आपने 120 रुपये पे कर दिया, जो 20 जो एक्स्ट्रा है वह डेफर्ड एसेट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, लोन एंड एडवांस, यदि आपने कंपनी ने, एक कंपनी है, ये कंपनी ने किसी को लोन दिया, किसी को ये लोन दिए हैं, लोन दिए हैं,
1 ईयर से ऊपर के लिए क्या है, प्लस 1 ईयर के लिए दिए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे कि अदर नॉन करेंट एसेट्स, जितने भी आपको नॉन करेंट एसेट्स बच जाएंगे वो आपको अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इन सभी रिमेनिंग के बाद यदि कोई भी संपत्ति आपको बच जाते हैं, वो ड्यूरेशन आप ध्यान रखेंगे कि नॉन करेंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से अधिक के लिए आपके लिए उपयोग में रहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स 1 ईयर से ऊपर के लिए, यानी 1 अकाउंटिंग ईयर से ऊपर के लिए आपको जो एसेट्स होंगे वो नॉन करेंट एसेट्स होंगे। सेकंड आपको है करेंट एसेट्स के अंतर्गत देखेंगे, तो करेंट एसेट्स के अंतर्गत जो है वह आप यहाँ पे देखेंगे कि करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन देखिए नॉन करेंट 12 मंथ्स की अवधि प्लस होना चाहिए, और करेंट एसेट्स का मतलब 12 मंथ के अंदर, बिलो 12 मंथ्स क्या है, नॉन करेंट जो है वह बिलो 12 मंथ्स, बिलो 12 मंथ्स यानी 12 मंथ से कम का होना चाहिए, 12 मंथ से 12 मंथ से कम की होनी चाहिए, क्या है, कम का होना चाहिए, तो वो करंट एसेट्स के अंतर्गत है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी यदि आपने इन्वेस्टमेंट दिया 6 मंथ के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए थे बैंक में, 6 मंथ का एफडी किए थे, तो वो आपको करंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक की बात करें, जितनी भी स्टॉक आपके कंपनी में रहेंगे वो आपको करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, जो भी आपने बिल दिया था, क्रेडिट सेल किए हैं, उस पर आपको एक ट्रेड रिसीवेबल प्राप्त होंगे, वो आपको करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस, कंपनी ने किसी को लोन के रूप में दिया था, एडवांस के रूप में दिए हैं विद इन 1 ईयर्स, तो वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के अंतर्गत आते हैं। अदर आपको है अदर करंट एसेट्स, क्या है, अदर करंट एसेट्स, अन जो एसेट्स बच जाएंगे विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ से पहले जो भी संपत्ति के रूप में आएंगे जिसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कंपनी की दृष्टिकोण से, वह आपको नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, तो एसेट्स की जो बेसिक चीजें थे वो हम लोगों ने समझ लिया है, और इसमें कोई दिक्कत है आप सभी को तो बताएंगे। चलिए, मनोज जी ज्वाइन किए हैं बहुत लेट से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 7:25 का टाइमिंग है, और उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक कोई परेशानी, यहाँ तक सभी चीजों को समझ गए, इस पेज में आप सभी को कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोग बताएंगे चीजों को। अकाउंटिंग में क्या है, समझने की चीजें हैं, 11 12 और जो है वह बेसिक चीजें हैं, जैसे आप लोग 5 6 7 8 9 में जैसे बेसिक चीजें सीखते हैं, उसके बाद 9 10 11 चलते हैं, उसी तरह से आपको 11 12 का अकाउंटिंग है, बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे बेसिक चीजें समझेंगे, और जो कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो ध्यान में रखेंगे, तो आप आसानी से अकाउंटिंग को कर पाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कितनी वर्ष पहले पढ़े हैं ये भी डिपेंड नहीं करता, या 11 12 पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो भी डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे। चलिए, नोट कर लेंगे तो आप लोग बताएंगे, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास से फुल्ली हम लोग हिंदी में ही रखेंगे। ऐसा कुछ चीजें अकाउंटिंग का ऐसा कि इंग्लिश जो वर्ड है वो ध्यान रखेंगे तो ज्यादा आसान होते हैं। जैसे ऑट स्टैंडिंग है, तो ऑट स्टैंडिंग मतलब समझते हैं कि ऑट जो दायित्व है वो पे करना होता है, उसको हिंदी में कहते हैं अदत्त, अदत्त जो एक ऑड वर्ड आपको लगते हैं। नोट कर लेंगे, उसको और बताएंगे, आगे हम लोग चलेंगे। नोट करने के बाद बताइएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से बताएंगे नोट करके, नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, नोट हो गया, सौरभ जी का कमेंट आया, नोट हो गया। उम्मीद है कि आप सभी भी नोट कर लिए होंगे। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। एसेट्स के बाद जो सेकंड पॉइंट था, बेसिक जो शब्द था अकाउंटिंग का, वह आपको लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी को हम लोग देखेंगे अब।
लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं देयता कहते हैं। सेम चीज लायबिलिटी भी एसेट्स की तरह ही है, सिर्फ इसमें लायबिलिटी आ जाता है निगेटिव चीजें हैं, एसेट्स का मतलब पॉजिटिव, कंपनी की पॉजिटिव चीजों के हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है देयता, यानी किसी को पे करना है, ठीक है। तो एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है और इसी तरह से लायबिलिटी को भी दो भाग में बांटा गया था, नॉन करेंट लायबिलिटी, सेकंड करेंट लायबिलिटी। क्या है नॉन करेंट लायबिलिटी और सेकंड करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी को चार भाग में बांटा गया है और करेंट लायबिलिटी को भी चार भाग में बांटा गया है। नॉन करेंट लायबिलिटी भी उसी तरह से 12 मंथ्स प्लस होंगे कोई भी लायबिलिटी तो वो आपको नॉन करेंट के अंतर्गत आएंगे। और करेंट लायबिलिटी बिलो 12 मंथ्स, क्या है बिलो 12 मंथ्स की जो लायबिलिटी रहेंगे वो आपको करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। चलिए पहले बताएंगे कि ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रही होगी, कमेंट करके बताइएगा कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो ऑडियो वीडियो में कहीं पे इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा या इंटरप्शन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने कंटिन्यू किया तो ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि लायबिलिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी और सेकंड आपको करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी 12 मंथ से ऊपर की जो लायबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी किसी कंपनी, मान लीजिए ये हमारी एक कंपनी ए लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है लायबिलिटी, हाँ गौरव जी वीडियो बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। यानी किन्हीं को टाइम में दिक्कत है तो वो बाद में देख सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो कोशिश करेंगे कि लाइव में ही पढ़ लेंगे, जिससे आपको चीजें पूछने में आसानी हो, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया तो वो आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी जो लोन लिया गया था कंपनी का वो लॉन्ग टर्म के लिया गया, 5 इयर्स के लिए 10 इयर्स के लिए लिया गया है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग माने लोन होता है, हिंदी में लोन कहते हैं। डिफर टैक्स लायबिलिटी, डिफर टैक्स लायबिलिटी जस्ट उल्टा डिफर टैक्स एसेट्स के रूप में। जैसे मान लीजिए कि अभी इस करंट ईयर में हमको कितना पे करना था लायबिलिटी, एक 1 लाख सॉरी 110 करोड़ पे करना था, लेकिन हम लोगों ने पे कितना किया 100 करोड़ ही पे किया, तो 10 जो करोड़ है वो आपको क्या हो जाएंगे लायबिलिटी के रूप में हो जाएंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी। अदर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अदर लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी जो लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो अदर लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत आएंगे। इधर देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यदि लायबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर रहे हैं, प्रावधान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आएंगे, कोई भी लायबिलिटी है उसे प्रावधान करना है इन फ्यूचर्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आएंगे। चलिए करंट लायबिलिटी में देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड पेबल जो क्रेडिटर के रूप में आपने लिया था वो पे करना होगा विद इन 1 ईयर, तो ट्रेड पेबर्स और अदर करंट लायबिलिटी के साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी आपकी लायबिलिटी का प्रोविजन करना वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है कैपिटल सेल्स, इन सब चीजों को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, आज स्टार्टिंग क्लास था तो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे, इससे पता चलेगा कि कितना आप डेडिकेशन के साथ यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है AICP का फुल फॉर्म, ये हम आपको नहीं पढ़ाएं तो इसको इस क्वेश्चन को रहने देंगे, नेक्स्ट जब अध्ययन करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। अकाउंटिंग की परिभाषा पे आएंगे तो वहां से ये आपको चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन से कमेंट करेंगे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि वाणिज्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कि वाणिज्य नगरी किस शहर को कहा जाता है, वाणिज्य नगरी किस शहर को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे।
सौरभ जी, गौरव जी, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि बनीज नगरी किस शहर को कहा जाता है। इटली, इटली कहाँ था? बनीज नगरी बेबीलोनिया को कहा जाता है, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया एवं इजिप्ट के बारे में पढ़ाया था ना, कहाँ? चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमने कहाँ पढ़ाया था वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, बेबीलोनिया को बनीज नगरी कहा जाता है, यहाँ पे बताए थे। यही आपको ध्यान में रखना कि बेबीलोनिया को बनीज नगरी कहते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बनीज नगरी किसे कहा जाता है? बेबीलोनिया को कहा जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है कि लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है? उम्मीद है राइट आंसर आप लोग देंगे। लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है। लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट में करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे कि लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा, लेखांकन के पिता किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, लेखांकन के पिता किसे कहते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे आपको। लुकास पेसियोली को किसे कहते हैं? लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली को लेखांकन का पिता कहते हैं। फोर्थ नंबर जो है क्वेश्चन वो देखेंगे, लेखांकन का बीज कहाँ बोया गया था, ये आपको बताना था। लेखांकन का बीज कहाँ? इजिप्ट, बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बोया गया था। कहाँ बोया गया था? बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। बेबीलोनिया व इजिप्ट, इजिप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति को कितने भाग में बांटा गया है? संपत्ति को कितने भाग में बांटा गया था? एसेट्स, एसेट्स इंग्लिश में देखेंगे, इसे क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया था? वह दो भाग में, एक करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, सेकंड जो था वह है आपको नॉन करेंट एसेट्स था, नॉन करेंट एसेट्स। चलिए यहाँ तक कर लिए हैं, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे। आप सभी का कमेंट आया है 2। कोई क्वेरी हो तो पूछेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इसी टाइम में 7:25 AM पे प्रेजेंट होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। कोई दिक्कत ऑडियो वीडियो में नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से सारा चीज आपको क्लियर दिखाई दिया होगा। तो आज जो था वो हम लोगों ने अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास किया था, जिसमें बेसिक चीजों में हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे लेखांकन का बीज कहाँ बोया गया है, लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है, वाणिज्य नगरी किस शहर को कहा जाता है, यहाँ तक आप लोग को आ सकते हैं। क्लास को समाप्त करेंगे, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे।